हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। आज देखते हैं कि किस टाइप की एरर्स हैं। विल यू एम्प्लॉय मी, क्या तुम मुझे काम पर रखोगे। इफ़ आई शैल शो यू माई सर्टिफिकेट्स, अगर मैं तुम्हें अपने सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा। ये मिस्टेक मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अगर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन दोनों में फ्यूचर लिखा नहीं जाता। ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं आएगा। इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस या अकॉर्डिंग टू हिंदी जो भी आपको प्रेजेंट टेंस लगे। लेकिन अगर यहाँ इफ़ क्लॉज में फ्यूचर में मीनिंग निकल रहा है तो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इफ़ आई शो यू माई सर्टिफिकेट्स, हम हिंदी में कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपने सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा, लेकिन हमको विल शैल नहीं लगाना यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द टी बींग हॉट इट स्कैल्डेड माई टंग। स्कैल्ड होता है किसी लिक्विड का, किसी लिक्विड से मतलब जल जाना। लिक्विड जब कोई चीज़ जला देता है, जैसे चाय से जल गए। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। द टी बींग हॉट, कॉमा आ गया। इसका मतलब, ये बीइंग का मतलब क्या है, इज एम आर या वॉज वर। ऐसे तो हम जैसे सिंपल सेंटेंस दो अलग अलग लिखते हैं, द टी वॉज हॉट इट स्कैल्डेड माई टंग, इसने मेरी टंग को जला दिया। लेकिन जब हम एडवांस लेवल में, जैसे जैसे हमारी इंग्लिश बेटर होती जाती है, तो हम एडवांस लेवल के रूल्स यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमको ये देखना है कि इधर भी टी की बात हो रही है और इधर भी टी के ही बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि जीप को किसने जलाया, चाय ने जलाया। अब क्योंकि चाय का जिक्र दूसरी बार आ रहा था तो इसलिए हमने इट प्रोनाउन लगा दिया। तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए और यहाँ से इट को निकाल कर द टी लिखना चाहिए। द टी और इट दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम इट लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा किस चीज़ की बात हो रही है, जबकि हमें सेंटेंस में बताया गया है कि हॉट कौन था, टी। सो हमको इट को निकाल कर द टी को यहाँ लिखना चाहिए। सो ये सेंटेंस ऐसे शुरू होगा, बीइंग हॉट, तो ये बी कैपिटल हो जाएगा बड़ा। बीइंग हॉट फिर कॉमा, द टी स्कैल्डेड माई टंग, चाय ने मेरी जीभ जला दी गर्म होने के कारण। तो हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, गर्म होने के कारण चाय से मेरी जीभ जल गई। द चिल्ड्रन विल नॉट डू देयर होमवर्क अनलेस यू विल नॉट सिट विद दैम। अब आप देखो, इधर भी विल और इधर भी विल, ये हमने पहले सेंटेंस में भी सीखा कि दोनों तरफ विल नहीं होना चाहिए। अब किस में विल नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो काम पहले होता है उसमें पहला टेंस यानी प्रेजेंट टेंस। द चिल्ड्रन विल नॉट डू देयर होमवर्क सॉरी। वैसे भी हम ये भी सीख चुके हैं कि अनलेस के बाद भी न विल आता है और नॉट भी नहीं आता, क्योंकि नॉट इसके अंदर ही है। सो अनलेस यू सिट विद दैम, यानी जब तक आप उनके साथ नहीं बैठोगे तो बच्चे अपना होमवर्क नहीं करेंगे। आई हैव, ये आई हैव को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार सुना है क्या, द इमोशंस एक्सप्रेसिंग सो डीपली। मैंने सुना किसको, इमोशंस को। तो जब भी हमने सुना, पकड़ा, सुना, देखा, पकड़ा ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा आईएनजी आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन दोनों में कनेक्शन है, इमोशंस और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना, जाहिर करना। तो ये काम इमोशंस नहीं कर सकती। इमोशंस को जाहिर किया जाता है, फीलिंग्स को प्रकट किया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। पैसिव वॉइस के लिए हमको बी की फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम यहाँ पर बीइंग लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ आईएनजी चाहिए ही चाहिए। तो ये बीइंग एक्सप्रेस्ड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस है। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसमें आपको अगर मेरी वीडियोस ढूंढनी हो तो आप मेरा नाम टाइप कीजिए। आप हाउ टू लर्न इंग्लिश करेंगे तो हाउ टू लर्न इंग्लिश में बहुत सारे चैनल्स हैं। नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, फिर आपको जो देखनी चाहें आप देख सकते हैं। सो आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द इमोशंस बीइंग एक्सप्रेस्ड सो डीपली, मतलब इमोशंस को इतनी गहराई से एक्सप्रेस होते हुए मैंने पहली बार सुना है। नो सूनर डिड द गेस्ट्स, आप कहोगे ये मिस्टेक्स मैं बार बार कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं क्लास में भी देखती हूँ कि एक मिस्टेक को जब हम 10 15 20 बार कर लेते हैं
तो उसके बाद हमें सेंटेंस पर एक उड़ती नज़र डालते ही मिस्टेक समझ में आ जाती है। तो अगर रिपीट भी हो रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें आपके लिए ही बेटर है। नो सूनर डिड द गेस्ट्स एंटर्ड इन द हॉल। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ये। और दूसरी बात, नो सूनर के बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, भले ही हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, तो वो तो हमने ठीक किया, डिड लगा दिया, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और एंटर के बाद जब भी हम किसी फिजिकल कोई बिल्डिंग वगैरह में घुसते हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ना इन आता है ना इनटू आता है, कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एंटर खुद का मतलब ही होता है अंदर घुसना। सो नो सूनर डिड द गेस्ट्स एंटर द हॉल वी शावर्ड दैम, यानी हमने उन पर बरसात कर दी। तो शावर समबडी विद होता है हमेशा प्रपोजिशन। सो वी शावर्ड दैम विद फ्लावर्स, यानी हमने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। या ऐसे भी लिख सकते हो वी शावर्ड फ्लावर्स ऑन दैम, अगर आपको ऐसे ज़्यादा इजी लगता है। लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में ठीक है कि शावर समबडी विद समथिंग, यानी किसी को किसी के साथ किसी पर किसी चीज़ की बरसात करना। हर हेयर्स आर टू लॉन्ग, सिर के पूरे बालों की बात हो रही हो तो एस कभी भी नहीं आता। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर पर एक बाल होता है, बट ये इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी ही भाषा है कि जिसमें बहुत जगह पर हमें क्यों का जवाब नहीं मिलता, तो हमें उसको जैसी है वैसी स्वीकार करना पड़ता है। सो हर हेयर इज़ टू लॉन्ग टू कट इन 5 मिनट्स, यानी उसके बाल इतने लंबे हैं कि उन्हें 5 मिनट में नहीं काटा जा सकता। अब ये हम सीख चुके हैं कि जब TOO के बाद एडजेक्टिव आता है तो उसके फ़ौरन बाद जो इन्फिनेटिव आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या अगर पैसिव वॉइस हो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है, हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो हर हेयर इज़ टू लॉन्ग टू कट इन 5 मिनट्स। इसका वैसे मीनिंग ऐसे निकलता है इंग्लिश में पूरा, अगर हम बोलना चाहें, हर हेयर इज़ सो लॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी कट इन 5 मिनट्स। द डॉक्टर फाउंड द फीवर टू ग्रो माइल्ड, डॉक्टर ने पाया फीवर को, माइल्ड होता है हल्का फुल्का, ग्रो मतलब होना। जैसे हम कहते हैं तुम बहुत मोटे हो गए हो, यू हैव ग्रोन वेरी फैट। ही वो कमज़ोर हो रहा है, ही इज़ ग्रोइंग वीक। तो ग्रो वीक, ग्रो फैट, ग्रो यूज़ होता है इस सेंस में भी कि होना, कि कोई मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है, तो उसके लिए ग्रो यूज़ करते हैं। जब भी सब्जेक्ट ने पाया ऑब्जेक्ट को, जब भी सब्जेक्ट ने देखा, सुना, पाया, तो यहाँ पर हमेशा ING आता है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा ना 4-5 वर्ब्स ही हैं। हमने किसी को सुना, हमने किसी को पाया, हमने किसी को देखा, हमने किसी को पकड़ा, तो हमेशा कुछ करते हुए या होते हुए। द डॉक्टर फाउंड द फीवर ग्रोइंग माइल्ड, टू नहीं आएगा। डॉक्टर ने पाया फीवर को माइल्ड होते हुए, मतलब हल्का होते हुए, पहले तेज था उसको फिर हल्का फुल्का होते हुए पाया। इफ़ आई हैड अ फैक्ट्री, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है जिसमें केवल एक वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये अकेला हैड का मतलब ये वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जब हैड अकेला है तो वही सब कुछ है, हेल्पिंग वर्ब भी वही है, मेन वर्ब भी वही है। सो इफ़ आई हैड अ फैक्ट्री, अगर मेरे पास एक फैक्ट्री हो या होती आज अभी, आई वुड बी नीड वर्कर्स, तो मुझे वर्कर्स की ज़रूरत होती। बी के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश में कहीं पर कोई भी रूल ऐसा नहीं है जिसमें बी की किसी भी फॉर्म के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म। बी के बाद दो ही चीज़ें आती हैं वर्ब की, या तो ING या फिर थर्ड फॉर्म लगता है तो पैसिव हो जाता है। यहाँ पर ना तो हमें ING चाहिए ना हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यानी हम बी को ही निकाल देते हैं, बी का कोई काम ही नहीं है। जैसे कोई हमें कहता है कि ये 10-12 वर्कर्स हैं, तुम इन्हें रख लो, तो हम कहते हैं मैं क्या करूँगा इन्हें रख कर। हाँ, अगर मेरी कोई फैक्ट्री होती तो मैं रख लेता, मुझे ज़रूरत होती। अगर मेरी कोई फैक्ट्री होती, ये पास्ट की बात कभी भी नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मैंने आपको सिचुएशन बताई कि कोई कहता है कि रख लो, ये बेचारे बेरोज़गार हो गए, तो हम कहते हैं मैं रख कर क्या करूँगा, अगर मेरे पास फैक्ट्री होती तो मैं रख लेता, यानी हमारे पास नहीं है और बैठे बिठाए किसी के पास एकदम फैक्ट्री कैसे हो सकती है। तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, जो इफ़ क्लॉज में हम बात कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका मीनिंग प्रेजेंट में है, बट हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पर विल की सेकेंड फॉर्म वुड, लेकिन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए। हैज़ द गार्डन फेंस्ड, फेंस्ड होता है जैसे चार दीवारी करना तारों से,
हिंदी में जैसे बोलते हैं बाड़ लगाना। सो ये पैसिव वॉइस है। गार्डन ने ये काम नहीं किया। क्या गार्डन को फेंस कर दिया गया है? सो हैज़ द गार्डन बीन। पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन होती हैं। इसके अलावा बी की कोई फॉर्म नहीं होती है। सो हैज़ द गार्डन बीन फेंस्ड, बीइंग फैशनेबल माई नेबर, कॉमा। जब भी ये इस तरीके से आए कि फर्स्ट वर्ड इज़ विद आई एन जी एंड देन यू हैव अ कॉमा, पहले हम सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे हमेशा। एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम, हर कोई उसकी तरफ आकर्षित है। क्यों? बीइंग फैशनेबल माई नेबर, यानी मेरा पड़ोसी जो है वो फैशनेबल है। आप इन सेंटेंसेस को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि आपने इसको पढ़ा और मोस्टली ये इसके क्यों का जवाब होता है, तो आप इसको ना एक सिंपल सेंटेंस बनाकर देखिए, पूरा सेंटेंस नॉर्मल। सो माई नेबर इज़ फैशनेबल होना चाहिए, माई नेबर इज़ फैशनेबल। अब यहाँ पर माई नेबर सब्जेक्ट नहीं है, तो यानी इसका सब्जेक्ट, पहले वाले हिस्से का सब्जेक्ट माई नेबर है। तो जैसे हमने कहा माई नेबर इज़ फैशनेबल, तो ये यहाँ आना चाहिए माई नेबर। हमने क्या करा, बस इज़ की थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी, उसके साथ आई एन जी लगा दिया, तो वो बीइंग में चेंज हो गया। यानी ये एक एडवांस तरीका है बात को कहने का। जैसे एक सिंपल तरीका है कि माई नेबर इज़ फैशनेबल, सो एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम, कि मेरा पड़ोसी फैशनेबल है तो हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं माई नेबर बीइंग फैशनेबल, हमने कुछ भी नहीं करा, इज़ के साथ आई एन जी लगा दिया। आई एन जी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, तो इज़ जो है वो बी की ही फॉर्म है, तो इज़ के साथ तो हम आई एन जी कोई वर्ड ही नहीं होता, तो बीइंग, तो यहाँ पर ये माई नेबर यहाँ आना चाहिए। माई नेबर बीइंग फैशनेबल, एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम। आई आस्क्ड द गेस्ट्स इफ़ विल यू ईट एग्स, मैंने मेहमानों से पूछा कि क्या के लिए इफ़। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि मैंने पूछा, क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। और दूसरी चीज़, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। और तीसरी चीज़, यू शब्द कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दो पार्टीज़ हैं, एक मैं और एक मेहमान, तो हम तो अपने लिए आई ही लगाएंगे, मेहमानों के लिए हम ही, शी, दे। यू नहीं लगाना क्योंकि अभी वो हमारे सामने नहीं खड़े हैं। सो इफ़ दे, विल का वुड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। इफ़ दे वुड ईट एग्स, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में कोई सेंटेंस है ही नहीं। आई आस्क द गेस्ट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आप क्लॉजेस पर भी वीडियोस देख सकते हैं। और ये नाउन क्लॉज है कि मैंने मेहमानों से पूछा क्या के जवाब में जो सेंटेंस आता है वो नाउन क्लॉज होता है, और नाउन क्लॉज कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। सो आई आस्क द गेस्ट्स इफ़ दे वुड ईट एग्स। द बॉयज़ टू प्लक द फ्रूट्स फ्रॉम आवर ट्रीज आर न्यू इन आवर एरिया। जब भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपको कायदे से तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए। अब ये टू प्लक से तो कोई टेंस बनता ही नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रीज़ आर न्यू इन अवर एरिया, ये ट्रीज़ को नहीं कह रहा कि आर न्यू इन अवर एरिया, ये बॉयज़ को कह रहा है कि द बॉयज़ आर न्यू इन अवर एरिया। यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सब बॉयज़ के बारे में बता रहा है, क्योंकि बॉयज़ के फ़ौरन बाद आकर इसने मेन सेंटेंस को ब्रेक कर दिया। तो ये बता रहा है कौन से बॉयज़। तो जब भी किसी व्यक्ति के तुरंत बाद आपने बताना हो कि कौन सा व्यक्ति और वर्ब यूज़ करना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, यानी आई एन जी, टू का कोई काम नहीं है। द बॉयज़, अब अगर एक्टिव वॉइस है तो प्लकिंग होगा, और अगर पैसिव वॉइस है तो बीइंग प्लक्ड, दो आंसर हो सकते हैं। अब आप देखो रिलेशन, बॉयज़ ही तो तोड़ेंगे तो हमें पैसिव वॉइस नहीं चाहिए। द बॉयज़ प्लकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम आवर ट्रीज़, ये इसका हिस्सा है। द बॉयज़ आर न्यू इन अवर एरिया, यहाँ पर आपको दोबारा दे नहीं लगाना बॉयज़ के लिए। एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो उसके साथ ही बतानी चाहिए। तो जब हम इसकी खासियत बताने लगे तो हमारा मेन सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया। द बॉयज़ आर न्यू इन अवर एरिया, द बॉयज़ प्लकिंग। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अकेला आई एन जी नज़र आए तो समझ जाइए कि ये आपका मेन सेंटेंस नहीं है, ये इसकी खासियत बता रहा है। और जब ये बीच वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो हमें इस सेंटेंस का बाकी बचा हुआ हिस्सा देखने को मिलेगा, जैसा कि इस सेंटेंस में है। द बॉयज़ आर न्यू इन अवर एरिया, ये हमारा मेन सेंटेंस है। और प्लकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम आवर ट्रीज़ सॉरी, ये बॉयज़ के बारे में बता रहा है कि कौन से बॉयज़, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा ग्रुप
इस बॉय के बारे में बता रहा है, और क्योंकि पहला वर्ड पार्टिसिपल है तो हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज भी बोल सकते हैं। माई हैबिट्स वुड बी बैड इफ़ माई कंपनी इज़ नॉट गुड, ये कंडीशनल है, टाइप सेकंड। हमेशा याद रखिएगा ये मेन क्लॉज है जिसमें हम रिजल्ट बताते हैं, और एक इफ़ क्लॉज होती है जो इफ़ से शुरू होती है। तो एम से मेन, एम से मॉडल, विल वुड शैल शुड मेन क्लॉज में आता है। बाकी जहाँ तक लिखने का सवाल है तो आप चाहें तो मेन क्लॉज पहले लिख सकते हैं, चाहें तो हम इफ़ क्लॉज पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो माई हैबिट्स वुड बी बैड, मेरी आदतें बुरी होती, इफ़ माई कंपनी वर नॉट गुड, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म है ना विल की, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, तो यहाँ पर वैसे तो कंपनी के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन कंडीशनल टाइप सेकेंड में सबके साथ हम वर लगाते हैं। सो अगर मेरी कंपनी अच्छी ना होती, मतलब जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारी संगत अच्छी है तो इसलिए हमारी आदतें भी अच्छी हैं। कहते हैं ना कंपनी अफेक्ट्स अ पर्सन और अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इफ़ माई कंपनी वर नॉट गुड माई हैबिट्स वुड बी बैड, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। द हैबिट्स विच कॉज अस हार्म शुड लीव, अब देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आ रहा, यानी ये इसके बारे में बता रहा है कि आदतें जो, अब क्योंकि आदतें ना तो लड़का है ना लड़की है तो इसलिए यहाँ पर हु नहीं आएगा, नॉन लिविंग्स के लिए विच आता है, मतलब बेजान चीज़ों के लिए विच। सो द हैबिट्स विच कॉज, अब क्योंकि हैबिट्स ज़्यादा है इसलिए कॉज आएगा, अगर यहाँ पर हैबिट एक होती तो कॉजेज आता, ऐसा आता सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो द हैबिट्स विच कॉज अस हार्म, ये बीच वाली क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी जब किसी नाउन के बाद एक सेंटेंस आता है पूरा जो इसकी विशेषता बताता है। अब ये विच सब्जेक्ट है क्योंकि ये हैबिट्स के लिए आया। सो विच कॉज अस हार्म, ऊपर देखो ये सेंटेंस जो था ये क्लॉज नहीं था, द बॉयज़ प्लकिंग द फ्रूट्स, ये प्लकिंग द फ्रूट्स पूरा सेंटेंस नहीं है, उसमें सब्जेक्ट नहीं था, ये सिर्फ फ्रेज हो गया यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें आप देखो ये पूरा सेंटेंस है। विच कॉज अस हार्म, ये बीच वाला हिस्सा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसकी विशेषता बता रहा है कि जो आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अब ये इसका बाकी हिस्सा, शुड लीव, आदतों को चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आदतें नहीं छोड़ेंगी, आदतों को छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी हमारा जो ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। द हैबिट्स शुड बी लेफ्ट। वट डू यू वियर इज़ नॉट ऑलवेज ऑफ ग्रीन कलर, अब देखो अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू वियर, तुम क्या पहनते हो, तो सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि कोई सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है और आगे भी सेंटेंस चलता जा रहा है, आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप देखो इज़ नॉट ऑलवेज ऑफ ग्रीन कलर, हमेशा हरे रंग का नहीं होता है क्या, ये तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी ये एक पूरी बात है जो हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है, एक वर्ब भी हो सकता है एक्शन, और एक सेंटेंस भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए क्लॉज। तो जब कोई क्लॉज यानी एक छोटा सा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट होता है तो वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता तो वियर के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। सो व्हाट यू वियर, ये नाउन क्लॉज है, जब भी कोई सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है तो उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। सो व्हाट यू वियर, कि तुम क्या पहनते हो, या जो, इसके दो मतलब निकल सकते हैं, कि तुम क्या पहनते हो ये बात, या जो तुम पहनते हो, यहाँ पर इसका मतलब जो निकल रहा है, जो तुम पहनते हो इज़, हमारा सब्जेक्ट ये है ना, ये एक बात है, तो बात किसके बराबर होती है, इट, तो इट के साथ क्या आता है इज़, हमको इट लिखना नहीं है। इज़ नॉट ऑलवेज ऑफ ग्रीन कलर, वो हमेशा ग्रीन कलर का नहीं होता जो भी तुम पहनते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और एरर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।